तो आप कहानी अपनी पढ़ेंगे क्या? जी अवश्य पढ़ूंगी। तो ठीक है, तो इसको माइक से लगा देते हैं हम लोग। जी जी माइक से लगा दीजिए। पढ़िए आप। तो जी सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान का, जो ये इतना सुंदर अनुष्ठान करते हैं, और अतुल जी का खास करके, क्योंकि उन्होंने मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा जी। ये जो कैमरामैन है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, जो इस कक्ष में उपस्थित हर शख्सियत और घटनाक्रम से मुझे रूबरू करवा रहे हैं। अध्यक्ष सुरेश नीरव जी का, जिन्होंने आज विशाल होने की कला सिखाई। मुख्य अतिथि जी का, संचालक महोदय, और हमारे जो निर्णायक मंडल हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सभी साथियों का जिन्होंने मेरे साथ पुरस्कार प्राप्त किया है। मेरी अपनी जो कहानी है शब्द निशब्द, उसे मैं पढ़ना चाहूंगी। ये पहले सही मायने में मैं इसे उपन्यास के रूप में लिख रही थी, तो कहानी के रूप में मैंने इसको बना करके आपके पास भेजा। तो आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है जी। कहानी आरंभ करती हूँ। शीर्षक शब्द निशब्द। शब्दों को कोई छू नहीं सकता, पर शब्दों में दिलों को छूने, तोड़ने, जोड़ने, दिल रखने, जख्म देने, उस पर मरहम लगाने, ना जाने और क्या क्या करने की ताकत है। यूं ही तो नहीं कहते जैसे तरकश से निकला तीर वापस नहीं लौटता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द बोले जाएं तो उनके महत्वपूर्ण होने या महत्वहीन होने का आभास होता है, परंतु कई बार मौन भी बहुत कुछ कह जाता है, कहे से भी अधिक। कभी नीची हुई पलकों से तो कभी अपलक दृष्टि का सहारा पाकर निशब्द रूप में होते हुए भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही शब्द निशब्दता का खेल ननकू के साथ हुआ आज। महिमा ने उसके हाथों के नीचे से अपना हाथ धीरे धीरे खिसका लिया और ननकू की आंखों और भावों से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर उसके चेहरे की ओर अपलक इस तरह देखती गई जैसे उसकी दृष्टि इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप कह रही हो, तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो, या ऐसी चाह रखने की अपेक्षा भी कैसे, या तुम्हारी औकात, या फिर पता नहीं क्या क्या। ननकू समझ पा रहा था पर समझना नहीं चाहता था। शायद कई बार मन उस परिस्थिति, घटना या तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता जो वो नहीं चाहता, क्योंकि उसके सच न होने की चाह उस समझे गए सच से बड़ी होती है, जो उस अनकहे पर समझे हुए सच को अपनी आवरण में ढक लेती है। ननकू, जिसकी नियति ने अक्सर उसके साथ छल किया, कुएं वाली गली का वो कुआं जिसमें आधी रात के वक्त अमावस के गुप्त अंधेरे में छपाक की आवाज जब गली में गश्त लगाते श्याम बहादुर के कानों में पड़ी, तो उसकी कौन है के साथ सीटी पर सीटी बजते ही अनेकों कुत्तों के भौंकने की आवाज ने सारे सन्नाटे को चीरकर किसी अनहोनी की खबर मोहल्ले के हर घर में पहुंचा दी थी। कोई लालटेन तो कोई टॉर्च हाथ में लिए कटकटाती ठंड में भी, बहादुर कोई चोर है क्या, सब ठीक तो है, कहते हुए संभल कर घर के दरवाजे खोलते हुए धीरे धीरे उस गली में इकट्ठे होते गए थे। ऊंची कदकाठी वाले और दबंग शख्सियत वाले अमित सिन्हा, जो उस मोहल्ले के प्रधान सचिव थे, हमेशा की फुर्ती के साथ अपने घर से निकलकर भीड़ को चीरते हुए कुएं के पास पहुंचे और कड़क आवाज में पूछा, क्यों भीड़ लगा रखी है? बहादुर, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है इस भरी रात में? श्याम बहादुर, जो कुएं में उचक कर झांक रहा था, झट से उनकी ओर मुड़ा और बोला,
शाब, कुएं में कुछ गिरने या फेंकने जैसी जोरदार आवाज आई, पर आता जाता कोई दिखा नहीं। हो सकता है कोई जानवर ही कुएं में गिर गया हो। कुछ साफ दिख नहीं रहा शाब। बहादुर बिना रुके सारी बात कह गया। सुनते ही सिन्हा जी ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, अपने अपने घर से बड़ी टॉर्च और जो भी लालटेने या रोशनी का इंतजाम है जाके लाओ सब। उनके बोलने से पहले ही कई लोग स्वयं ही बड़ी टॉर्च लेकर कुएं में झांकने को उतावले से आगे बढ़ने लगे तो सिन्हा जी ने कड़क आवाज में डांटते हुए कहा, सब के सब क्या एक दूसरे पर ही चढ़ जाओगे? टॉर्च इधर देकर पीछे हो जाओ। देखने दो क्या गिरा कुएं में, आदमी या कोई जानवर है तो जिंदा बचा लिया जाए। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी, सब डर कर पीछे हट गए। कुएं के आसपास खड़े लोगों के साथ श्याम बहादुर ने भी अपनी टॉर्च से कुएं के अंदर रोशनी फेंकी। गठरी नुमा कुछ तैरता हुआ नजर आया। श्याम बहादुर ने कहा, शाप, लगता है नीचे उतरना पड़ेगा। सिन्हा साहब ने झट से कहा, तो ठीक है बहादुर, उतर जा, पर खुद को अच्छी तरह रस्सी से बांध कर उतरना। और भीड़ की तरफ मुखातिब होते हुए चिल्लाए, अरे कोई रस्सी लाओ मजबूत वाली, मोटी रस्सी, 2 से 3 हो तो ठीक रहेगा। अब्दुल, समीर और ब्रजेश भागकर अपने घरों में जितनी रस्सियां मिली उठाकर ले आए। सबसे मजबूत 3 रस्सियों को चुनकर बड़ी वाली एक रस्सी को अपनी कमर में बांधकर और 2 छोटी रस्सियों को मजबूती से गांठ बांधकर जोड़ दिया और उसका एक सिरा कुएं में और दूसरा सिरा ब्रजेश ने पकड़ लिया। श्याम बहादुर की कमर में बंधी रस्सी के एक सिरे को मातो, अब्दुल, जनार्दन और परम जैसे पहलवान नुमा लड़कों ने पकड़ लिया। शाब, जरा मजबूती से पकड़िएगा, कहता हुआ बहादुर कुएं में उतर गया। धीरे धीरे रस्सी खिसकने लगी। एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए जैसे ही बहादुर ने तैरती हुई गठरी को हाथ में लिया, चीखती हुई आवाज कुएं से बाहर आई, शाब, इसमें तो बच्चा 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 की अलग स्वर ध्वनियों की गूंज भीड़ में से होती हुई कुएं के भीतर के बहादुर के कान में समा गई। हाँ, बच्चा है शाब, पता नहीं जिंदा की मर। उसने बात अधूरी ही छोड़ दी। से उसने गठरी को अपने दोनों हाथों के बीच संभाल कर पकड़ा और आवाज लगाई, रस्सी ऊपर खींच लो शाब। 8-10 युवाओं ने संभल कर रस्सी को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया। जैसे ही बहादुर ऊपर तक पहुंचा, भीड़ को चीरते हुए डॉक्टर शर्मा वहां पहुंचे और गठरी को बहादुर के हाथ से लगभग खींचते हुए ले लिया और 10 टॉर्च की रोशनी में पानी की ठंड से नीले पड़े शिशु को देखते ही सबके मुंह फीके पड़ गए। डॉक्टर शर्मा ने गीले कपड़े हटाते हटाते भीड़ से कहा, किसी के पास कोई शॉल, चादर या गमछा है तो पकड़ाओ जल्दी। हटो हटो, कहती हुई भारी भरकम शरीर वाली मिस्त्री आगे आई और अपनी शॉल उतारते हुए डॉक्टर शर्मा से पूछा, बचवा कैसे है डॉक्टर बाबू? कंजूसी के लिए जब विख्यात मिस्री मौसी का यूं अपना शॉल आगे आकर देना भीड़ में सभी के लिए हैरानी का विषय था। डॉक्टर शर्मा ने झटपट शॉल से लपेटते हुए जवाब दिया, देखता हूँ। शॉल लपेटते समय बच्चे के धड़ के नीचे जैसे ही कुछ लोगों की नजर पड़ी, उस नन्ही जान को कुएं में यूं मरने के लिए फेंकने का कारण और माँ बाप की निर्दयता सबके सामने स्पष्ट हो गई थी। जैसे ही डॉक्टर शर्मा ने बच्चे की नब्ज टटोली, हैरानी, खुशी और उस नन्ही जान को बचा लेने के हर संभव प्रयास को कर गुजरने के जज्बे में वे चिल्लाए, सिन्हा साहब, डॉक्टर मंगवाए, गाड़ी मंगवाए जल्दी। आनंद फानन में सिन्हा साहब का बेटा जैसे ही गाड़ी लेकर पहुंचा, डॉक्टर शर्मा के साथ मिस्री मौसी भी अपना भारी भरकम शरीर लेकर पीछे की सीट पर बैठ गई और बोली, हम भी लिए चलो। जच्चा बच्चा के काम का वर्षों से अनुभव रखने वाले मिस्री मौसी को साथ ले जाने में डॉक्टर शर्मा को कोई हर्ज भी न हुआ। ठीक है मौसी,
कहकर उस बच्चे को उन्होंने मिस्री मौसी की गोद में डाला और स्वयं आगे वाली सीट पर ड्राइविंग करते सिन्हा साहब के बेटे के साथ वाली सीट पर जा बैठे। डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक तक पहुंचते पहुंचते गर्म शॉल की गर्माहट और मौसी की गोद में ममत्व की उष्णता ने उस नवजात की नीली रंगत को हल्का किया और बंद होती नब्ज ने गति पकड़नी आरंभ कर दी। उधर भीड़ में से जिन दो लोगों ने उगड़े बदन में उस नवजात के न पुरुष न स्त्री बल्कि इनसे इतर लिंग या यूं कहें कि लिंगहीनता और कुएं में निर्दयता से फेंके जाने के उसके सच को जान लिया था, उन्होंने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ एक कान से दूसरे कान तक डालते डालते पूरे मोहल्ले तक पहुंचा दिया। हवा में तैरता सच उन हिजड़ों की टोली तक भी पहुंच गया जिन्होंने अपनी टोली में एक नए सदस्य के जुड़ने की खुशी में कुएं वाली गली में आकर डेरा डालने में कोई देरी ना की। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनके लिए ईश्वर की तरफ से कोई सौगात आई हो। सुबह के 10 बजते बजते डॉक्टर शर्मा जैसे अनुभवी डॉक्टर की देखभाल और मिस्री मौसी की बांझ कोख में वर्षों से दबे घुटे ममत्व का सहारा पाकर मृत्यु की चुंगल से बचकर जब नवजात वापस गाड़ी से उस कुएं वाली गली में पहुंचा तो जैसे हिजड़ों की जमात में खुशी की लहर दौड़ गई। पर अपनी बांझ कोख और जीवन के 5वें दशक में ही पति की मृत्यु के बाद अपने वैधव्य और अकेलेपन से लड़ती मिस्री मौसी को उस नवजात के रूप में जीने का उद्देश्य मिल गया था जिसे वो किसी हाल में खोना न चाहती थी। उसे छाती से चिपकाए जब गाड़ी से बाहर निकली तो हिजड़ों की टोली अपने अंदाज में तालियां बजाते कार के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़ी हो गई और टोली के लीडर जैसे लगने वाले हिजड़े ने आगे बढ़कर मौसी के हाथ से आजा हमारे रतन, हमारी दुनिया में तेरा स्वागत है कहते हुए उस नवजात को लेने की कोशिश की। मिस्री मौसी ने उसे और जोर से सीने से भींचते हुए दूर हट जा मुझसे, खबरदार जो इसे हाथ लगाया अपनी तरह इसे भी कहते वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। अम्मा, इसे हम अपने जैसा नहीं, भगवान ने ही हमारे जैसा बनाकर भेजा है इसे। व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ निर्दयी शब्द को चबाते हुए फिर जोड़ा, हम कहाँ है निर्दयी, तुम जैसों ने अपने जाए हम जैसे बच्चों को निर्दयता से कभी कुएं में, कभी जमीन में, कभी कूड़े में कुत्ते बिल्ली का निवाला बनने को छोड़ दिया। हम तो मिलकर ईश्वर और तुम जैसों की निर्दयता के शिकार अपने जैसों को अपनाकर दिलेरी से अपना जीवन जीते हैं। ला अम्मा, अब और मुंह ना खुलवा मेरा। जिन खून के रिश्तों से तुम मुंह मोड़ लेते हो उन्हें हम अपने सीने से लगाकर जीना सिखाते हैं। उसके इतना बोलते बोलते तक डॉक्टर शर्मा गाड़ी से बाहर आ गए और नवजात की सेहत और अच्छी देखरेख का हवाला और कुछ रकम देकर उन्हें 1 हफ्ते के बाद आने के लिए किसी तरह मना लिया। उस रोज मिस्री मौसी की बाहों ने उस नन्ही जान को ऐसा भींचा कि हिजड़ों की जमात, समाज के ताने, आर्थिक तंगी और परिस्थिति के थपेड़े भी ननकू को उससे अलग न कर पाए। स्कूल की वर्दी में उसकी बल्ले लेती मौसी ने उसे पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा करने का जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए छोटे बच्चों, औरतों की मालिश करने के साथ साथ घरों के बर्तन मांजने तक का काम किया मौसी ने। वसुंधरा की बड़ी बेटी महिमा के साथ ननकू को भी ट्यूशन लगवा दी और बदले में मास्टर जी के घर के कपड़े धोने का काम संभाल लिया। 8वीं तक पहुंचते पहुंचते अपने सबसे अलग होने की पीड़ा, अध्यापकों, सहपाठियों के व्यंग्यवाणों और युवा होने पर अपने अंदर के बदलावों से लड़ता ननकू मौसी के सपने को पूरा करने की हर संभव कोशिश करता रहा। उम्र के इस पड़ाव में महिमा के संग ट्यूशन आते जाते दोनों के बीच दोस्ती और अपनत्व का रिश्ता बन गया था। इसका एक कारण महिमा की माँ वसुंधरा भी थी
जिसने महिमा को ननकू का ख्याल रखने की हिदायत दे रखी थी। पढ़ाई में उसकी मदद करने के साथ साथ महिमा का व्यवहार ननकू के प्रति हमेशा सहज, मानवीय और अपनत्व से भरा रहा। वही अपनत्व जो ननकू ने मौसी के अलावा किसी और से कभी पाया ही नहीं। मोहल्ले की गलियां आज भी वैसी ही थी। छक्का, नामर्द, कुएं से निकला कलंक शब्द बदले नहीं थे। उम्र बढ़ने के साथ समझ बढ़ी थी। उन शब्दों का जहर और भी पैना होता गया था। स्कूल में सहपाठियों का हंसना, अध्यापकों का अनदेखा करना और रास्ते चलते लोगों का जानबूझकर उससे टकरा जाना उम्र के बढ़ते पड़ाव के साथ साथ उनके कहे अनकहे अर्थों को और भी ज्यादा स्पष्ट करता जा रहा था। उन सब के बीच एक मिस्री मौसी ऐसी ढाल थी जो हर वार की मार को कमतर कर देती या करने की कोशिश करती रहती। मेरे लल्ला को आंख उठाकर देखा तो, मेरे लल्ला को कुछ कहा तो ठीक ना होगा। इसके इन वाक्यों को सुनकर लोग हंसते और टेढ़ी व्यंगमय मुस्कान के साथ वाक्य मौसी की तरफ उछाल देते। मौसी पहले पक्का कर ले, लल्ला, लल्ली या कुछ और भी। मौसी की तरह महिमा भी जहां तहां उसे बचा लेती। कभी लोगों की बातों को अनसुना करने की सलाह। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, बंद हो गया। हेलो बंद हो गई। हेलो क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। मौसी की तरह महिमा भी जहां तहां उसे बचा लेती। कभी लोगों की बातों को अनसुना करने की सलाह देकर या बात बदलकर या फिर कभी तानों का जवाब मुस्कान से देकर। पर हर बार बचाया जाना ननकू को और भी छोटा करता गया। उसको अपना अस्तित्व ही बोझ लगने लगा था। मौसी पर, महिमा पर और शायद अपने आप पर भी। उस दिन ट्यूशन से लौटते वक्त कुछ लड़कों ने जैसे ही उसे घेरा, हर बार की तरह हंसी, धक्के, तालियां और वही पुराने शब्द। बदकिस्मती ननकू के कि उस दिन दोनों सहारे, मौसी और महिमा, उसके साथ न थे। उन लड़कों की हर तरह की हैवानियत को सहता ननकू उस दिन टूट गया। मौन पत्थर बना हुआ घर पहुंचा। ननकू मौसी के पैरों पर सिर रखकर कुछ देर निश्चल निष्प्राण सा बैठा रहा। मौसी के बार बार पूछने पर बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर अपने कमरे की ओर मृत प्राय सा बढ़ गया। लोगों की दबी जुबान और कई बार अलग अलग तरह के टुकड़ों में सुनी अपने जीवन की कहानी और कुएं के सच को वह जान चुका था। उस रात उसे वही कुआं बार बार नजरों के सामने आने लगा। अमावस, अंधेरा और छपाक की आवाज। उसे लगा उस कुएं से शुरू होने वाली उसकी कहानी को शायद वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, उस दिन नहीं तो आज सही। यह ख्याल मन में कौंधते ही चुपचाप घर से निकलकर ननकू कुएं वाली गली की ओर निकल पड़ा। वही कुआं जिसके जीवन की कहानी को खुद में समेटे आज भी उतना ही गहरा है जैसा तब था। एक पल आसमान की ओर देखा। आज मन के अंधकार को
और भी गहरा करने के में था। मौसी अब और नहीं लड़ सकता, थक गया हूँ माँ। खुद से ही बुदबुदाते हुए बिना कुछ सोचे उसने उसी कुएं में छलांग लगा दी। छपाक, किसी ने फिर सुन लिया, शोर मच गया, लोग दौड़े, रस्सी आई, हाथ बढ़े। जिस तरह कभी बहादुर ने बाहर निकाला था, उसी तरह आज फिर जिंदगी ने उसे पकड़ लिया। पर उस छपाक ने मौसी को धर दबोचा था। ननकू के कुएं में कूदने की खबर ने मौसी को ऐसा आघात दिया कि पानी के छींटे, डॉक्टर की दवाई किसी काम न आई। मौसी को कोई रस्सी, कोई शॉल, कोई ममता वापस नहीं खींच सकी। दिल का ऐसा दौरा पड़ा, जिस कुएं से जीने का सहारा मिला था, उसी ने मौत में मिला दिया मौसी को। मिस्री मौसी की चिता के पास ननकू पत्थर बना खड़ा रहा, न आंसू न आवाज। लोग कहते रहे, बेचारी मौसी, जीवन जिसके सहारे काट रही थी, उसके लिए ही गंवा दिया। अब ननकू सचमुच अकेला था। वसुंधरा कभी कभी हालचाल पूछ लेती, खाना भिजवा देती, महिमा उससे मिलने आती, उसे समझाने की कोशिश करती। कीमती होती है ननकू, किसी अपने के लिए, किसी सपने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी होती है। ननकू के मन ने महिमा के शब्दों के अर्थ शायद अपने समझे अर्थों में बदल दिए थे। महिमा की हर चिंता उसे अपनत्व से भरी लगने लगी थी। उसकी आंखों में उसे वही अपनापन दिखता जो कभी मौसी की गोद में सिर रखने पर लगा करता था। और एक दिन उसी भावातिरेक में उसने महिमा के हाथ थाम लिए। उसके हाथों के स्पर्श, उसके थरथराते होठ और आंखों में अपने लिए तैरते भाव को समझकर महिमा ठिठक सी गई। उसने अपने हाथ धीरे धीरे उसके हाथों की पकड़ से खिसका लिए। उसके चेहरे के बदलते भाव और आंखों में छलकती वितृष्णा के साथ अपलक अपनी ओर देखना ननकू को बहुत कुछ समझा गया। बिना शब्दों के कुछ कहे, पर निशब्द बहुत कुछ कहती हुई महिमा झटके से उठकर बिना मुड़े और शायद फिर कभी न लौटने के लिए चल पड़ी। ननकू उस शाम गली वाले कुएं के पास नहीं गया। आज उसके मन के कुएं में से आवाज आई, छपाक। आज उस आवाज को किसी ने नहीं सुना, स्वयं ननकू ने भी नहीं। चुपचाप कदम दर कदम चलता चलता ननकू जाने कब और कैसे उन हिजड़ों के मोहल्ले में पहुंच गया, जिससे बचाने के लिए कुएं वाली गली, मोहल्ले की भीड़, डॉक्टर शर्मा, वसुंधरा, मिस्री मौसी और महिमा ने भरसक कोशिश की। और उसके जीवन की सच्चाई की रस्सी ज्यादा मजबूत निकली जो उसे यहाँ खींच लाई थी। माफ करना मौसी, इन शब्दों की ध्वनि में एक निशब्द ध्वनि भी सुनाई दी। छपाक, कुएं वाली गली और उस कुएं के पास से गुजरने वालों को छपाक नहीं, मौन सुनाई देता है। उस मौन में ननकू की अधूरी, निशब्द पर सांस लेती जिंदा कहानी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरी कहानी संपूर्ण हुई। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी, आपकी कहानी सुनी, जी। सब लोगों ने सुनी। अब बीच बीच आवाज आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। ओह अच्छा, ठीक है। तो हो गई है, समाप्त हो चुकी है। जी जी जी, समाप्त हो चुकी है मेरी कहानी, कोई बात नहीं है। फिर धन्यवाद। कहानी तो सबने सुन ली, कहानी तो आपकी पूरी हो गई। बहुत अच्छी कहानी है आपकी, पढ़िए। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद। छोटा राजा खाने पर उनकी आंखों के सामने साकार हो उठा। वहां भी नम आंखों वाली एक उदास सी औरत